हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोगों को वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम नामक पाठ पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमें वैद्युत शेल के बारे में समझना है। वैद्युत शेल क्या होता है? तो वैद्युत शेल के पहले हम वैद्युत परिपथ को समझ लें कि वैद्युत परिपथ मतलब क्या होता है। तो वैद्युत परिपथ हम एक ऐसे प्रतिरोधों के जाल को कहते हैं कि जिसमें कोई एक स्रोत लगा दिया जाए, वैद्युत स्रोत जुड़ा हो। किसी प्रतिरोधों के एक जाल में जब हम वैद्युत स्रोत लगाकर उसके सिरे पर विभवांतर स्थापित करके और विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो वही प्रतिरोधों का जाल वैद्युत परिपथ कहलाता है। यानी वैद्युत परिपथ तब कहा जाएगा जब किसी चालक तार के सिरों को एक वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए, तब वो वैद्युत परिपथ बनके तैयार होगा। जब तक वैद्युत स्रोत नहीं लगा हुआ है तब तक हम केवल उसको चालक तार या प्रतिरोध तार कह सकते हैं, लेकिन परिपथ पूरा तब होता है जब कोई स्रोत उसके सिरे पर जोड़ दिया जाए और उस स्रोत के माध्यम से हम उसमें धारा का प्रवाह कर सकें। तो इस प्रकार वैद्युत परिपथ एक प्रतिरोधों के बंद जाल को कहते हैं जिसमें एक वैद्युत स्रोत जुड़ा हो। वैद्युत स्रोत में बैटरी हो सकता है या सेल हो सकता है। तो उसी वैद्युत स्रोत यानी वैद्युत सेल की सबसे पहले बात करेंगे, जिसकी आवश्यकता वैद्युत परिपथ में होती है। तो उसी का आज पहला टॉपिक है वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल क्या होता है, इसका कार्य क्या है, आज हमको ये जानना है। देखिए, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश के प्रवाह को परिपथ में निरंतर बनाए रखती है। यानी वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो देखिए, हम क्या लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन। वैद्युत सेल का काम क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ये इसका हम डिफिनीशन कह सकते हैं वैद्युत सेल का, कि वैद्युत सेल का कार्य क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो आइए देखते हैं वैद्युत सेल होता क्या है, इसके विभिन्न अवयव क्या हैं। तो वैद्युत सेल हम मुख्य रूप से उसमें एक पात्र के भीतर एक पात्र होता है और उस पात्र के भीतर हम दो विभिन्न अलग अलग धातुओं की प्लेटें उसमें पड़ी होती हैं। ये हमने दो प्लेटें ले ली, दो प्लेटें होती हैं उसमें, एक प्लेट इधर डाल दिया, एक यहां हमने डाल दिया। समझिए, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। तो ये दो अलग अलग धातुओं की होनी चाहिए। ये दो अलग अलग धातुओं की प्लेटें होती हैं जो एक पात्र में इस तरीके से रखी होती हैं, और इस पात्र में एक प्रकार का द्रव भरा होता है। एक प्रकार का इसमें द्रव भरा होता है, एक विशेष द्रव होता है जिसको कि हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इसमें जो द्रव भरा होता है, इस द्रव को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इस द्रव को हम, जो इसमें भरा हुआ है, इस द्रव को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य। ये, और इन दोनों प्लेटों को हम कहते हैं सेल की प्लेटें या सेल के इलेक्ट्रोड। ये सेल के इलेक्ट्रोड कहे जाते हैं। और जैसे ही दो अलग अलग धातुओं के हम प्लेटों को इस द्रव में डुबोते हैं,
तो एक प्लेट धन आवेशित होता है और दूसरा ऋण आवेशित होता है। अब ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, कोई भी पदार्थ है क्यों धनावेशित ऋणावेशित हुआ, तो धनावेशित तभी होगा जब वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, उसका कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक प्लेट इस पर धनावेशित होता है और दूसरा ऋणावेशित। मान लिया हमने ये प्लेट धनावेशित हो गया और इस प्लेट को हमने कह दिया कि ये ऋणावेशित हो गया। तो एक ऋणावेशित होता है, एक धनावेशित। तो कैसे हुआ होगा, जैसे ही ये धातु की प्लेट इस द्रव में डूबी तो यहां एक रासायनिक क्रिया होने लगी, इस पात्र के भीतर एक रासायनिक क्रिया होने लगी। उस क्रिया के दौरान इस प्लेट ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है इस द्रव में, इस द्रव में एक इलेक्ट्रॉन का अपना त्याग किया है इसने, और दूसरी वाली प्लेट ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इस द्रव से। जैसे ही इस द्रव में हम धातु की प्लेटें डुबाते हैं तो तुरंत यहाँ जो द्रव वैद्युत अपघट्य जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया वो भी आयनित होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन धातु एक धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरे धातु की प्लेट को इलेक्ट्रॉन देता है। यह काम मीडिएटर का काम होता है। वैद्युत अपघट्य एक मीडिएटर की भांति कार्य करता है। तो अब यहां जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो निश्चित ही इस पर धनावेश उत्पन्न होगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित होगा। तो इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है, दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत विभवांतर स्थापित होता है। अब अगर इन दोनों प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो उस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। तो अलग अलग प्लेटों पर भाई विभवांतर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है। इस पर अधिक विभव है, इस पर कम विभव है, तो प्लस माइनस इस पे आवेश दिखाया गया है। तो जब हम तार को जोड़ते हैं तो यहां देखिए किस प्रकार से भाई विद्युत धारा का प्रवाह सदैव धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर दिखा सकते हैं। कि जैसे ये तार मान लीजिए यहां से हमने जोड़ दिया, कोई तार, ये एक तार से हमने इसको जोड़ दिया, तो इस तार में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा इस डायरेक्शन से ऐसे जाएगी, विद्युत धारा का प्रवाहित इसमें प्रवाह शुरू होगा। और यहां देखिए द्रव के भीतर क्या हो रहा है, तो द्रव के भीतर भी धारा प्रवाहित होगी, यही धारा ये पूरे परिपथ में इसे प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा का प्रवाह पीछे पढ़ चुके हो, आवेशों द्वारा होता है, आयनों द्वारा होता है। तो बाहर तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, बाहर चूंकि तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो तार एक चालक होता है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तार में जो धारा का प्रवाह के लिए जिम्मेदार है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में ये द्रव है और द्रवों में विद्युत चालन आयनों द्वारा होता है। जैसे ही धातु की प्लेटें उसमें डुबाई गई, यह द्रव आयनित हो जाएगा, आयनित होगा, आयन इसमें उत्पन्न होंगे, वो आयन जिम्मेदार होंगे विद्युत धारा के लिए। तो द्रव में आयन के कारण धारा प्रवाहित होगी आयनों के द्वारा। अब इस धारा का प्रवाह इस तरीके से होगा, भाई इलेक्ट्रॉन चूंकि धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, तो उसके विपरीत धारा का प्रवाह, सेल के भीतर धारा का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। देखिए यहां इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित हो रहा है, इससे ये धन आवेशित प्लेट है, ये ऋण आवेशित प्लेट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया है इस तरीके से, ये तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो यही इलेक्ट्रॉन इस आयन के साथ मिलकर और इसको एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस तरीके से हो रहा है तो धारा उसके विपरीत प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉनों के सदैव विपरीत धारा प्रवाहित होती है और धन आवेशित कण होते हैं उसके डायरेक्शन में धारा का प्रवाह दिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो इसके विपरीत धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, यानी यहां धारा का प्रवाह इस तार के माध्यम से भी हो रहा है और इस वैद्युत अपघट्य में भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो आगे बताया जाएगा, ये अलग अलग दोनों के लिए आगे और डिटेल बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ हमें ये जानना है कि वैद्युत सेल और उसके विभिन्न अवयव क्या क्या होते हैं। यहाँ वैद्युत सेल एक पात्र होता है जिसमें दो विभिन्न धातुओं की प्लेटें होती हैं और उस पात्र में एक द्रव भरा होता है जिसको विद्युत अपघट्य कहते हैं।
और जैसे ही प्लेटों को उस द्रव में डुबोते हैं तो ये प्लेट का जो द्रव है उसका एक गुण होता है, एक विशेष गुण होता है कि जैसे ही धात्विक प्लेटें अलग अलग उसमें डुबाई गई वो तुरंत आयनित होगा और उसमें एक प्लेट धनावेशित होगा, दूसरा ऋणावेशित, यानी विभवांतर स्थापित होगा। तार से जोड़ेंगे, धारा प्रवाहित होगी। तो इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। ये भी इलेक्ट्रोड है, इसको ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये दूसरा कहलाता है धन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यहां लिखा गया है, इसको इलेक्ट्रॉन मत समझना। ये इलेक्ट्रोड मतलब प्लेटें, सेल की प्लेटें, या इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब जो धन इलेक्ट्रोड होता है, उस धन इलेक्ट्रोड को हम एनोड भी कह सकते हैं, एनोड। और ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड के नाम से भी जानते हैं। तो कैथोड और एनोड भी इन्हीं इलेक्ट्रोडों का ही नाम है। तो इस प्रकार से वैद्युत सेल के बारे में पूरी जानकारी हो गई कि रासायनिक ऊर्जा को, अब देखिए भीतर क्या हो रहा है, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, लगातार इसमें आवेश प्रवाहित होता रहेगा। अब आइए जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, देखिए यहां हम क्या कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल। जैसा कि नाम विद्युत वाहक बल कहा गया, तो नाम में बल जरूर है, लेकिन ये वास्तव में बल नहीं, ऊर्जा होती है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि यह विद्युत वाहक बल कौन सी राशि है, सदिश अथवा अदिश। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर देना, बल देख के सदिश मत लगा देना, क्योंकि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। भाई ऊर्जा है, ये सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। कहां ऊर्जा? आवेश को प्रवाहित करने में इस सेल ही जिम्मेदार होता है। जब तक सेल में, भाई सेल के साथ जब तक परिपथ नहीं जोड़ते तब तक धारा का प्रवाह नहीं होता। तो धारा प्रवाह के लिए कौन ऊर्जा खर्च करता है, कौन कार्य करता है? तो धारा प्रवाह के लिए कार्य करता है सेल। सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा से ही आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा गया। तो आवेश, देखिए हम सेल का विद्युत वाहक बल अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब एक कूलाम का कोई आवेश ले लिया जाए और सेल सहित पूरे परिपथ में उसको प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा है या सेल द्वारा किया गया कार्य है, उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है कि एकांक आवेश को, मतलब एक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किया गया कार्य, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? इस सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा हम सेल द्वारा किया गया कार्य भी कह सकते हैं। तो यहां देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। मतलब विद्युत वाहक बल क्या है? सेल द्वारा दी गई ऊर्जा
या सेल द्वारा किया गया कार्य। मान लीजिए कोई क्यू आवेशित कण है या क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश को अगर प्रवाहित करना है सेल सहित पूरे परिपथ में, तो जितना ऊर्जा सेल द्वारा दिया गया या सेल द्वारा जितना कार्य किया गया, तो मान लीजिए क्यू आवेश को प्रवाहित करने में, यदि क्यू आवेश को प्रवाहित करने में सेल सहित पूरे परिपथ में, क्यू आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है, W है, तब सेल का विद्युत वाहक बल देखिए क्या होगा। सेल का विद्युत वाहक बल, इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल लेटर में ई से लिखते हैं, ई, और इसके लिए फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू W अपॉन क्यू। ये फार्मूला होगा, E इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो ये सेल के विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र कहा जाएगा, जहां W सेल द्वारा किया गया कार्य भी कह सकते हैं या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा भी कह सकते हैं। अब सेल द्वारा ऊर्जा जो दी जा रही है किस काम से, तो क्यू आवेश को, यानी एक अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है सेल सहित पूरे परिपथ में, तो जितना ऊर्जा सेल द्वारा दिया गया वह ऊर्जा W और उस आवेश का जो परिमाण है, इसके अनुपात को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल नियत मान होता है, ये फिक्स होता है, ये नहीं बदलता। सभी सेलों का अपना यह एक लाक्षणिक गुण है। विद्युत वाहक बल ये सेल का एक लाक्षणिक गुण है। ये वैद्युत अपघट्य की प्रकृति और इलेक्ट्रोड यानी सेल की प्लेटों की प्रकृति, उसके पदार्थ की प्रकृति पर यह केवल निर्भर करता है। बाकी है आकार या दोनों प्लेटों के बीच की दूरी या और किसी भी उसका साइज ले लिया जाए या घोल की मात्रा ले ली जाए, इन सब पर इसकी निर्भरता नहीं है। विद्युत वाहक बल एक लाक्षणिक गुण इसीलिए कहा गया, ये केवल और केवल प्लेट के पदार्थ और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये लाक्षणिक गुण इसीलिए कहा गया है, ये इसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता कि घोल कितना भरा गया, या मान लीजिए कोई एक सेल है उसको दो भागों में बांट दिया जाए, काट के दो भाग में हमने वियोजित कर दिया, अलग अलग दो सेल बना दिया एक सेल से, तो दोनों का विद्युत वाहक बल समान होगा, क्योंकि मटेरियल वही है, प्लेटें वही हैं। भाई प्लेटें समान हैं और विद्युत अपघट्य समान है, तो निश्चित रूप से विद्युत वाहक बल भी समान होगा। तो एक ही सेल को दो भागों में अगर बांट दिया जाए तो उन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल नियत रहेगा, विद्युत वाहक बल नहीं बदलने वाला। जब तक हम प्लेट या धातु का जो प्लेट लिया गया वो धातु नहीं बदल रहे हैं, अगर दूसरा धातु की प्लेट लगा देंगे तो वहां विद्युत वाहक बल बदल जाएगा। लेकिन एक ही अगर सेल को हम दो तीन भागों में वियोजित कर दे, बांट दे, काट के अलग अलग कर दे, तो वहां उन सभी का विद्युत वाहक बल नियत रहेगा, सबका समान होगा। तो विद्युत वाहक बल यह एक अभिलाक्षणिक गुण इसीलिए कहा गया है कि यह सेल के पदार्थ पर और विद्युत के घोल पर, जो द्रव का घोल लिया गया है यानी वैद्युत अपघट्य उसी को कहा गया है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहां देखिए विद्युत वाहक बल ये बल नहीं है बल्कि ऊर्जा है, बताया ही गया। यह इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, यानी धारा की दिशा को निर्धारित करता है। तो धारा की दिशा को निर्धारित करता है। भाई सेल को जैसे यहाँ सेल दिखाया गया, तो वैद्युत परिपथ में हम इतना बड़ा आकार थोड़ी लगाएंगे, उसके लिए एक सिंबल दिया गया है, सेल का ये सिंबल होता है, ये सेल का सिंबल होता है।
वैद्युत सेल को जब दिखाया जाएगा वैद्युत परिपथ में तो कुछ इस तरीके से दोनों प्लेटों को दिखाया जाएगा। एक प्लेट बड़ी रहेगी, एक छोटी। बड़ी वाली प्लेट को हम धन प्लेट कहते हैं और छोटी वाली को ऋण प्लेट कहते हैं। तो इसी पूरे सेल को प्रतीकात्मक रूप में परिपथ में इस प्रकार से दिखाया जाएगा। अब इसमें देखिए विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ऐसे लिखते हैं जब, तो उसकी एक दिशा इसे दिखाते हैं। यहाँ ई जब लिखना होता है तो सेल के ऊपर ई के ऊपर एक तीर का निशान दिखा देते हैं। तो ये विद्युत वाहक बल की दिशा नहीं है। विद्युत वाहक बल तो ऊर्जा है, वो अदिश राशि है, लेकिन वह किस डायरेक्शन में, भाई वो सेल में धारा किस डायरेक्शन में प्रवाहित कर रहा है, वो धारा की दिशा को निर्धारित करता है। ये धारा की दिशा को निर्धारित करता है। तो इसीलिए यहां तीर का निशान विद्युत वाहक बल दिखाते हैं, तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर एक तीर का निशान दिखा देते हैं। मतलब धारा की दिशा इस विद्युत अपघट्य में या सेल के भीतर किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, वही ये तीर का निशान दिखा रहा है। और बाहर अगर कहें तो बाह्य परिपथ में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, अगर यहां से एक परिपथ जोड़कर इसे दोनों प्लेटों से परिपथ कनेक्ट कर दें तो बाह्य परिपथ में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर धारा की दिशा होती है। यहां मान लीजिए ये हमने एक परिपथ कंप्लीट कर दिया, ये तार का अपना कुछ प्रतिरोध होगा और इस तरीके से एक परिपथ बना दिया। तो बाह्य परिपथ में धारा किस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, तो ये धन प्लेट से इसे निकलेगी और ऋण प्लेट की ओर जाएगी। धन प्लेट से निकलकर ऋण प्लेट की ओर विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो ये बाह्य परिपथ में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और इस सेल के भीतर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा का प्रवाह होता है। उसी को यह तीर द्वारा हम दिखा सकते हैं। विद्युत वाहक बल जब दिखाते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल ई, और उसकी दिशा जो दिखाते हैं तीर का निशान, वो उस सेल के भीतर जो ऊर्जा सेल द्वारा दी जा रही है, उस ऊर्जा द्वारा धारा प्रवाह की दिशा को यह इंगित करता है तीर का निशान। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल बताया जा चुका। अब इसमें टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। टर्मिनल विभवांतर, अगर हम यहां पर इस समय अगर हम यहां समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा दें, इस परिपथ में अगर यहां समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाए तो इस समय धारा प्रवाह हो रहा है बाह्य परिपथ में, और वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर में जितना सेल का विद्युत वाहक बल है उससे कम वोल्ट वह प्रदर्शित करेगा, उससे कम दिखाएगा, क्योंकि ये बाह्य परिपथ में धारा भेज रही है। तो अगर हम वोल्ट मीटर यहां दोनों सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें, वोल्ट मीटर लगा दें, तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा, ये वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वह विद्युत वाहक बल से कम होगा। क्यों कम होगा? भाई यह बाह्य परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को बता रहा है। तो अब बात उठती है विभवांतर क्या है। भाई विद्युत वाहक बल तो हमने बता दिया कि विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आखिर विद्युत वाहक बल ई है, तो वोल्ट मीटर ई से कम वैल्यू क्यों बता रहा है, और कहां ऊर्जा जा रही है? तो जो ऊर्जा सेल द्वारा दी जाती है वो दो भागों में खर्च होती है, एक तो बाह्य परिपथ में आवेश को चलाने में, और दूसरा सेल के भीतर आवेश को चलाने में। भाई आवेश प्रवाह कर रहा है तो सेल के भीतर आवेश प्रवाह में अलग ऊर्जा खर्च होगी और सेल के बाहर बाह्य परिपथ में अलग खर्च होती है। तो जो बाह्य परिपथ में केवल ऊर्जा खर्च किया गया उसी को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। भाई टर्मिनल विभवांतर को देखिए क्या कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर टर्मिनल विभवांतर यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो टर्मिनल विभवांतर क्या बताया गया कि भाई सेल द्वारा जो ऊर्जा बाह्य परिपथ में खर्च होती है, मतलब एकांक आवेश को
परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उस दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। भाई जो ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को प्रवाहित करने में खर्च होती है, वही ऊर्जा उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। तो यहां देखिए, ये ऊर्जा जो दी जा रही थी इसके द्वारा वो दो भागों में बताया गया खर्च हो रही है। अब यहां इस प्रतिरोध के यहां से यहां तक दो बिंदु ले लिया गया। अब यहां से यहां तक अगर आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा W कहा जाए, सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा W हो, तो यहां देखिए क्या होगा। क्यू आवेश मान लीजिए यहां से यहां तक प्रवाहित किया जा रहा है, तो क्यू आवेश यहां से यहां तक प्रवाहित किया जा रहा है। आवेश का प्रवाह कोई धनावेश क्यू है, धनावेश की दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है, तो धारा इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो हमने मान लिया कि क्यू आवेश है कोई, उस आवेश को इस बिंदु ए से और बिंदु बी के बीच लाने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है। तो ए और बी के बीच विभवांतर यानी VAB को भी हम लिख सकते हैं W/Q, W/Q। ई का भी सूत्र W/Q बताया गया और VAB का भी यहां W/Q बताया गया, इस A और B के बीच विभवांतर। लेकिन यह W अलग है, यह कम वैल्यू है। भाई वहां विद्युत वाहक बल में संपूर्ण कार्य कहा गया या संपूर्ण ऊर्जा कहा गया जो सेल द्वारा दी जाती है। भाई सेल द्वारा दी जाने वाली इस E वाले फार्मूले में, सेल के विद्युत वाहक बल E वाले फार्मूले में ये W जो है ये टोटल है, कुल, ये टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा है ये। और यहां W एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल जो आवेश को प्रवाहित करने में ऊर्जा खर्च हुई उस ऊर्जा की यहां बात कर रहा है। अगर पूरे परिपथ को अलग अलग हम कई प्रतिरोधों में विभक्त कर दे, देखिए और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ये मान लीजिए वैद्युत परिपथ इस प्रकार से है हमारे पास, ये वैद्युत सेल लगा हुआ है, ये वैद्युत सेल है और इस बाह्य परिपथ में अलग अलग तीन प्रतिरोध हमने लगा दिया, अलग अलग तीन वैद्युत प्रतिरोध दिखा दिया। इस बाह्य परिपथ में तीन अलग अलग वैद्युत प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये इस प्रतिरोध को हमने कह दिया ये प्रतिरोध है R1, इसमें प्रतिरोध R2 और इसमें प्रतिरोध R3। सेल की जो विद्युत वाहक बल है सेल का E लिख दिया गया, सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो धन टर्मिनल होगा, ऋण टर्मिनल होगा, धारा की दिशा ये होगी और I धारा इन सभी भागों में I धारा प्रवाहित होगी। यहाँ तीन प्रतिरोध अलग अलग हैं, R1, R2, R3, तो इन तीनों में धारा समान होगी। लेकिन इन तीनों प्रतिरोधों के मान अलग अलग अगर हैं तो यहाँ देखिए इनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। यानी ऊर्जा जो सेल द्वारा खर्च की जा रही है, ई ऊर्जा जो दी जा रही है सेल द्वारा, उस ऊर्जा को विभिन्न भागों में अलग अलग व्यय किया जा रहा है सेल द्वारा। अब इस R1 प्रतिरोध के सिरे पर मान लीजिए W1 ऊर्जा खर्च हुआ, R2 में आवेश प्रवाहित करने में ऊर्जा खर्च हुई W2 और यहां आवेश प्रवाहित करने में ऊर्जा खर्च हुई W3। तो विभिन्न भागों में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उन सभी ऊर्जाओं का योग और सेल के भीतर जो ऊर्जा खर्च हुई उसका भी योग, तब टोटल E के बराबर, E बराबर जो W टोटल बटा Q लिखा गया है, उस W टोटल में विभिन्न भागों में, परिपथ के विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाओं का योग, परिपथ के विभिन्न भागों में अलग अलग ऊर्जाएं खर्च होती है। जैसे देखिए पहले हमने क्या कहा था, भाई सेल का विद्युत वाहक बल E है, सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसके द्वारा दी जाने वाली टोटल ऊर्जा हमने W टोटल लिख दिया, W टोटल, और आवेश इसमें प्रवाह किया जा रहा है Q, तो E बराबर W टोटल बटा Q। अब W टोटल को यहां हमने तीन भागों में दिखाया। मान लीजिए यहां आंतरिक प्रतिरोध हमने नगण्य मान लिया, सेल के भीतर कोई ऊर्जा मान लिया नहीं खर्च हो रही है, तो इसके द्वारा दी गई ऊर्जा हमने W1, W2, W3 तीन भागों में खर्च किया, तो ये W टोटल ही तीन भागों में खर्च हो रहा है, W टोटल ही तीन भागों में खर्च हो रहा है। तो यहां से देखिए एक हो जाएगा W1, दूसरा W2 और तीसरा W3। इस पूरी ऊर्जा को हमने तीन विभिन्न भागों में खर्च करके दिखाया और बटा ये Q है।
अब इसको अलग अलग अगर कर दिया जाए तो E बराबर यहां से क्या मिलेगा, W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q, ये हो जाएगा। तो इसमें W1/Q को क्या कहा जाएगा, ये प्रतिरोध R के सिरे पर टर्मिनल विभवांतर कहा जाएगा। अब यह विद्युत वाहक बल नहीं रहा, विद्युत वाहक बल तो टोटल है, सेल द्वारा जो कुल ऊर्जा दी जाती है और जो आवेश प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है, इसका अनुपात होता था विद्युत वाहक बल में। और यहाँ परिपथ के विभिन्न खंडों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं W1, W2, W3 हैं, तो इन सबका योग W टोटल के बराबर होगा। और यहाँ आवेश Q सब में प्रवाहित किया जा रहा है, आवेश Q सब में मान लीजिए प्रवाहित किया जा रहा है, तो ये W1/Q इसके सिरे पर विभवांतर कहा जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं V1। और यहाँ W2/Q इसको हम V2, और यहाँ W3/Q इसको हम V3। तो इसमें V1, V2, V3 को हम सेल के विभिन्न बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहेंगे, ये टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो अब अंतर क्लियर हो गया होगा, टर्मिनल विभवांतर क्या है। तो टर्मिनल विभवांतर को अब हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, तो टर्मिनल विभवांतर को कैसे परिभाषित करेंगे, एकांक आवेश को किसी वैद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को किसी वैद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर मतलब है वही चीजें भी, लेकिन बस उसी का एक भाग है। ये अंतर क्या है कि भाई विद्युत वाहक बल वो कंप्लीट ऊर्जा थी, सेल टोटल ऊर्जा जितनी दे रहा है वो ऊर्जा है, और ये उसी ऊर्जा का एक भाग है। अलग अलग खंडों में वो ऊर्जाएं व्यक्त होती हैं, खर्च होती हैं, तो वो अलग अलग खंडों में व्यय की जा रही हैं, तो उसी का एक भाग होता है टर्मिनल विभवांतर। इसी दो बिंदु के बीच उसी एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा को हम उन दोनों बिंदुओं के मध्य टर्मिनल विभवांतर कह सकते हैं। तो देखिए, ऊर्जा को या किया गया कार्य को W से ही लिखते हैं, और टर्मिनल विभवांतर को हम यहाँ V से अगर प्रदर्शित करें तो V बराबर W/Q, ये भी है उसी प्रवृत्ति का। जिससे विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर ये दोनों ही ऊर्जा और आवेश का अनुपात है। तो चाहे हम विद्युत वाहक बल का कहें, मात्रक इसका अगर लिखना चाहें तो मात्रक क्या होगा, तो जो मात्रक टर्मिनल विभवांतर का वही मात्रक विद्युत वाहक बल का, जो विमीय सूत्र टर्मिनल विभवांतर का वही विमीय सूत्र विद्युत वाहक बल का भी होगा। लेकिन यहां भी W है, उस सूत्र में भी हमने W लिखा है, लेकिन उन दोनों W में अंतर है, वो W टोटल है और ये उसी का एक भाग है। तो अब यहां से देखिए, मात्रक दोनों का एक साथ यहां से हमको मिल जाएगा। E और V दोनों का मात्रक एक ही होता है। यहां से देखिए, ये कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम ये हो जाएगा
टर्मिनल विभवांतर का मात्रक, और यही मात्रक विद्युत वाहक बल का भी बनेगा। इसी को एक नाम से जानते हैं, अथवा जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कह देते हैं, वोल्ट। ये तो जूल प्रति कूलाम को ही कहा जाता है वोल्ट। तो टर्मिनल विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट है और विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट है। अब यहां से देखिए विमीय सूत्र अगर बात किया जाए तो विमीय सूत्र भी दोनों का समान होगा, विमीय सूत्र भी दोनों का समान होगा। तो यहां से देखिए क्या आएगा, तो देखिए ये विमीय सूत्र, हम जूल यानी कार्य का विमीय सूत्र, तो कार्य का होता है mL2T-2, और नीचे आवेश क्यू है, आवेश क्यू के लिए हम A × T लिखते हैं, AT। इसको ऊपर ले चले तो ये बन जाएगा mL2T-3A-1, ये आ जाएगा। तो ये विमीय सूत्र टर्मिनल विभवांतर का भी यही होगा, विद्युत वाहक बल का भी यही होगा। तो अब ये बातें क्लियर हुई होंगी कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है। हाँ, एक प्रश्न और उठता है कि क्या ये कभी एक दूसरे के ठीक बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अगर सेल बाह्य परिपथ में धारा नहीं दे रहा है, अगर सेल बाह्य परिपथ में धारा नहीं भेज रहा है, हम डायरेक्ट दोनों प्लेटों के बीच अगर हम मापन करें तो वो दोनों प्लेटों के बीच का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वही सेल का विद्युत वाहक बल के वो तब बराबर कहा जा सकता है। वैसे जो हम वोल्टमीटर द्वारा नापते हैं वो सदैव बिंदुओं के बीच विभवांतर ही बताता है, लेकिन अगर बाह्य परिपथ में धारा नहीं दे रहा है सेल, इस तरीके से एक सेल लगा हुआ है और यहां हमने कुंजी लगा दिया और कुंजी हमने ऑफ कर दिया, कुंजी ऑफ कर दिया और इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर बीच में लगा दिया। तो कुंजी जब ऑफ स्थिति में है, देखिए जब पॉइंट बीच में रखा होता है, ये भी सिंबल है कुंजी का, इसको हम प्लग कुंजी कहते हैं। तो ये पीछे हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, ये प्रतीक अगर इस तरीके से ब्रैकेट के रूप में केवल बना हो, बीच में बिंदी नहीं रखा है, तो हम कहेंगे कुंजी ऑफ पोजीशन में है, और बीच में अगर पॉइंट लगा देंगे तो वहां प्लग लगा हुआ है, ऑन पोजीशन माना जाता है। तो इस समय कुंजी ऑफ पोजीशन में है। अब यहां वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक आएगा वह V जो आएगा इसमें वो VE के बराबर होगा, E और V यहां बराबर होंगे क्योंकि ये ऑफ पोजीशन में है। जब परिपथ में कुंजी ऑफ कर दिया जाए, यानी परिपथ को अब ये धारा नहीं दे रहा है, तो अब जो टर्मिनल यानी जो वोल्ट मीटर मापेगा वो सीधे इसका विद्युत वाहक बल बताएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। सेल का विद्युत वाहक बल की माप करेगा इस समय। और स्थितियां भी हैं, आगे बताई जाएंगी। उसके पहले देखिए यहां एक और भी बचा हुआ है, इसमें आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है सेल का, तो उस आंतरिक प्रतिरोध को समझ लें एक बार, फिर और बातें इस पर किया जाए और किस स्थिति में E और V बराबर होंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध देखिए यहां थोड़ा सा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए क्या होता है भाई, इसे चालक ऊपर दिखाया गया था, तार में जब धारा का प्रवाह होता है तो वहां तार जो होता है वो धारा के मार्ग में एक अवरोध लगाता है, उसको हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब धारा प्रवाह इस वैद्युत अपघट्ट में से होकर जब होता है, धारा प्रवाहित होती है, जब वैद्युत अपघट्ट में से होकर धारा प्रवाह होता है तो वैद्युत अपघट्ट भी धारा के मार्ग में एक अवरोध लगाता है, उसी अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। भाई सेल के भीतर जो विद्युत अपघट्ट द्वारा या सेल के भीतर जो रसायन भरा होता है, उस रसायन के द्वारा जो धारा के मार्ग में अवरोध लगाया जाता है, उसी अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध
भाई सेल के भीतर धारा प्रवाह होने पर भी विभव पतन होता है, विभव पतन होता है, विभव का मान कुछ गिरता है इसके भीतर भी धारा प्रवाह होने के कारण, तो निश्चित रूप से वहां भी धारा के मार्ग में अवरोध होगा। तो अब हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी, भाई सेल का घोल मतलब विद्युत अपघट्य की बात किया जा रहा है, तो जिस प्रकार तार धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी धारा के मार्ग में एक अवरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यही परिभाषा हो जाएगी कि सेल के घोल द्वारा, सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध। तो क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध? यहां से देखिए क्या परिभाषा दिया गया कि सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध, यानी सेल का घोल जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है, और प्रतिरोध कोई भी हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से दिखाते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से। दोनों ही अवरोध है, तो जहां भी अवरोध धारा के मार्ग में आएगा, हर जगह अवरोध का मात्रक सदैव ओम ही लिया जाएगा, ओम से ही व्यक्त करेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होगा, स्मॉल आर से लिखेंगे। अब देखिए अगर प्रतिरोध मालूम चल गया तो अब विभव पतन कितना हो रहा है, सेल के भीतर विभव पतन कितना हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विभवांतर जो होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ओम के नियम में पढ़ चुके हैं, ओम के नियम में ये पढ़ चुके हैं कि विभवांतर V बराबर I इंटू आर होता है। या हाँ, अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि बताइए यहां कितना विभव पतन हो रहा है, जब यहां से धारा एक सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक उस विद्युत अपघट्य में से होकर आती है, तो विद्युत अपघट्य में होने वाला विभव पतन क्या लिख सकते हैं? तो उस विभव पतन को चाहे बी डैश लिख दीजिए, चाहे स्मॉल बी से तो खैर 4 लिखा जाता है, इसको हम बी डैश लिख दें, ये बी डैश सेल के भीतर, तो इसको हम आई इंटू स्मॉल आर लिख सकते हैं, आई इंटू स्मॉल आर, ये सेल के भीतर घोल में जो विभव पतन होता है वो है आई इंटू आर। तो इसका भी अपना रोल है। तो आइए देखते हैं इसमें, हाँ, जो आंतरिक प्रतिरोध है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी निर्भरता किस पर है। तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता किस पर है, हम निर्भरता इसकी जाने। तो आंतरिक प्रतिरोध इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जो सेल के भीतर दो प्लेटें डाली गई हैं, इन प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भाई? प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इस घोल में से होकर धारा को और अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। भाई धारा और अधिक दूरी तय करेगी, मतलब उसके मार्ग में अवरोध और बढ़ेगा, तो अवरोध बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी घटाई जाए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि अब धारा को विद्युत अपघट्य में कम दूरी चलना पड़ता है। प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए तो जो विद्युत धारा सेल के घोल में से होकर प्रवाहित हो रही थी, अब उसको कम दूरी प्रवाहित होना पड़ता है, यानी उसके मार्ग में अवरोध घट गया। तो घटने पर क्या होगा? वैद्युत आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध तब कम कहा जाएगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह सेलों के प्लेटों के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। ये पहली निर्भरता हो गई कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो
उस सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी घटाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। दूसरी निर्भरता देखिए क्या होती है और किस पर निर्भर करता है। तो ये जो घोल लिया गया है, इस घोल की मात्रा अगर देखिए ध्यान से, इस घोल की मात्रा अगर और बढ़ा दें, यहां थोड़ा हम इस फिगर को मिटा दिए थे, इसको पुनः हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये अब इसकी मात्रा अगर और बढ़ा दें, इसमें और ज्यादा विद्युत अपघट्य भर दें, तो देखिए पहले इतना क्षेत्रफल डूबा हुआ था, प्लेट का पहले इतना क्षेत्रफल डूबा हुआ था, अगर इसमें घोल की मात्रा बढ़ा दें तो इस प्लेट का जो डूबा भाग है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो डूबे भाग का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो अगर प्लेट के डूबे भाग का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो यहां हम कहेंगे तब भी वैद्युत प्रतिरोध जो होगा वो घट जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध घटेगा। डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाए तो वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घोल में डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कहा जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है जितना भाग डूबा है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर यहां अपघट्य और ज्यादा बढ़ा दिया गया तो वैद्युत प्रतिरोध घट जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध फिर घटेगा। कम अगर है, इलेक्ट्रोलाइट अगर कम है, कम मात्रा में लिया गया तो निश्चित रूप से उसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। यानी उस समय प्लेटों के बीच जो प्लेटों का जो डूबा हुए भाग का क्षेत्रफल है, प्लेटों का डूबा क्षेत्रफल है, डूबे भाग का क्षेत्रफल, वो जब कम रहेगा तो आंतरिक प्रतिरोध अधिक रहेगा। अगर प्लेटों का अधिक भाग घोल के भीतर डूबा हुआ है तो वहां आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहां से देखिए आंतरिक प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती? तो यहां 1 करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती में 1 करेंगे प्लेटों के डूबे भाग का क्षेत्रफल। प्लेटों के डूबे भाग का क्षेत्रफल ये कह सकते हैं। आर प्रोपोर्शनल टू 1 प्लेटों के डूबे भाग का क्षेत्रफल, यानी जितना भाग डूबा हुआ है उस विद्युत अपघट्य में तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर विद्युत अपघट्य की मात्रा कम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आंतरिक प्रतिरोध सेल का अधिक होगा, और अगर अधिक ले रहे हैं, ज्यादा भाग डूबा रहा है प्लेटों का, तो वहां आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब और देखिए तीसरा, इसकी निर्भरता क्या है? तो इसकी निर्भरता तीसरी है, ये जो विद्युत अपघट्य लिया गया इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। सांद्रता, इसकी सांद्रता अगर बढ़ा दे तो वहां सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए जो वैद्युत अपघट्य लिया जाता है वो कम सांद्रता का लिया जाता है। वैद्युत अपघट्य इसमें डाइल्यूट बिल्कुल लिए जाते हैं, सांद्रता उसकी कम होती है। तो कम सांद्रता अगर लेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम लगेगा, अधिक सांद्रता लेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी ये सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सांद्रता, यहां सी को कंसंट्रेशन कहा गया, सांद्रता किसकी सांद्रता? तो हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जितने ज्यादा हम कंसंट्रेट, हम विद्युत अपघट्य यूज करेंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसीलिए देखिए बैटरी वगैरह में जो हम बैटरी में पानी डालते हैं, जो बैटरी वाटर लिया जाता है उसमें बहुत कम H2SO4 की जो मात्रा ली जाती है वो 5% केवल होती है, यानी वो डाइल्यूट होता है विलेन। पानी की मात्रा ज्यादा होती है उसमें, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो ज्यादा होता है मात्रा में, और उसमें जो एसिड होता है वो बहुत कम मात्रा में रहता है। तो वहां विलेन की जो सांद्रता होती है वो कम ली जाती है, तब वहां आंतरिक प्रतिरोध घटता है। अधिक लेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। और एक चौथी बात देखिए कि आप किस पर निर्भर करता है ये आंतरिक प्रतिरोध। तो चौथी बात हम कह सकते हैं इस प्लेट के पदार्थ की प्रकृति पर और इस वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, यानी जो प्लेटें ली गई है धात्विक उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए तांबा जो होता है, कॉपर, वह सुचालक है, उसकी अपेक्षा एल्यूमिनियम ले लें तो उसकी अपेक्षा वो कम चालन करेगा।
तो इस तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम प्रयुक्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां वैद्युत प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध सेल का पहले की अपेक्षा अब बढ़ जाएगा। भाई तांबा है या एल्यूमिनियम है या जस्ता ले लिया गया, तो अलग अलग चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इस कारण से वहां सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा। या विद्युत अपघट्य जो यूज कर रहे हैं वो अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं या H2SO4 का विलयन ले रहे हैं या इस तरीके से जिंक सल्फेट ले रहे हैं, अलग अलग हम विद्युत अपघट्य के रूप में भी अलग अलग विलयन का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सेलों के निर्माण में। तो यहां देखिए ये R किस पर निर्भर करता है? आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता हम कह सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध आर ये प्लेटों के पदार्थ तथा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि प्लेटों के पदार्थ और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ये फिक्स नहीं रहता। भाई जैसे विद्युत वाहक बल नियत रहता है तो विद्युत वाहक बल तो फिक्स रहेगा, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहेगा। जितने हम अधिक देर तक सेल का उपयोग करते रहेंगे उतना ही इसका आंतरिक प्रतिरोध धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध फिक्स नहीं होता है, जितने कम समय के लिए हम उपयोग करेंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो स्टार्टिंग में जितना है उतने रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम सेल का उपयोग बढ़ाते जाएंगे तो वहां आंतरिक प्रतिरोध उसका बढ़ता जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि वहां फिर रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वहां भाई कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन होगा, इस कारण से वहां आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान नियत नहीं रहता है, वो धीरे धीरे जितने हम ज्यादा उपयोग में लाते हैं सेल को वही उसी हिसाब से वो परिवर्तित भी होता रहता है। तो भाई ये देखते हैं, ये हमने जो मेन बातें थी वो हमने आज ये चीज बताया गया। अब एक देखिए इसमें एक डेरिवेशन है, संबंध टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, उसमें एक संबंध का सूत्र है, वो भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। टर्मिनल विभवांतर जिसको कि V से लिखते हैं, विद्युत वाहक बल E होता है तथा आंतरिक प्रतिरोध इसको स्मॉल r लिखते हैं। इनमें एक संबंध है, तो उस संबंध को हम देखते हैं आज क्या है। संबंध इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा गया है इसके बीच संबंध जो है, या इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि एक हमने वैद्युत परिपथ ले लिया है, कोई एक वैद्युत परिपथ है। वैद्युत परिपथ तभी होगा जब इसमें स्रोत लगाएंगे, ये स्रोत लग गया। अब देखिए इस सेल के भीतर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उस आंतरिक प्रतिरोध को भी सिंबल में अब हम दिखा सकते हैं। भाई पहले बात नहीं हुई थी आंतरिक प्रतिरोध की, तुमने सीधे सेल दिखाया, तो अगर कहीं परिपथ में सीधे सेल दिखाया गया है तो वहां हो सकता है आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लिया गया हो। आंतरिक प्रतिरोध जिसमें नगण्य होता है उसमें हम आंतरिक प्रतिरोध को नहीं दर्शाते, लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है तो निश्चित रूप से उसको हम सेल के ठीक जो ऋण टर्मिनल है, छोटा वाला प्लेट है, इसके जस्ट बगल छोटा सा इसे हम एक आंतरिक प्रतिरोध दिखा देते हैं, ये सिंबल होता है। अगर इस तरीके से सेल के ठीक बगल में कोई प्रतिरोध दिख रहा है जो कि बिल्कुल ऋण टर्मिनल के समीप हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह आंतरिक प्रतिरोध ही प्रदर्शित किया गया है।
यहां देखिए एक वैद्युत परिपथ हम ले रहे हैं, ये यहां लगाया गया है कि एमीटर है, ये एमीटर है जो कि धारा का मापन करता है, और यहां एक कुंजी लगाया गया है, प्लग कुंजी, और ये बाह्य प्रतिरोधक कैपिटल आर दिखाया गया। यहां एक सेल लगाया गया है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये विद्युत वाहक बल E है, और यहां जो दिखाया गया है प्रतिरोध इसको स्मॉल आर। अब देखिए ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा चीज जो दिख रहा है, ये इतना भाग ये सेल को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से हम डॉटेड से सेल को इंगित भी कर सकते हैं कि ये वैद्युत सेल को प्रदर्शित कर रहा है, ये सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। अब देखिए यहां पर एक हमने वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया है, ये वोल्ट मीटर भी लगा दिया। अब सेल से धारा जो प्रवाहित होगी इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे धारा आएगी, ये धारा का प्रवाह दिखाया गया, आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहां एमीटर और वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, इन दोनों के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि वोल्ट मीटर जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, ये विभवांतर को मापने वाला यंत्र है, वो सीधा वोल्ट में विभवांतर को मापता है। एक मिली वोल्ट मीटर एक होता है, तो वो मिली वोल्ट में मापता है। इसी तरीके से एम्पियर है, एम्पियर सीधे धारा को एम्पियर में, एमीटर जो है वो धारा को सीधे एम्पियर में मापता है, और अगर हम मिली एमीटर कहें तो मिली एम्पियर में मापेगा। ये धारा मापी जब आगे पढ़ेंगे तो वहां डिटेल और ज्यादा धारा मापी में बताया जाएगा, क्योंकि धारा मापी जो होता है मिली एमीटर और मिली माइक्रो एम्पियर के रूप में भी धारा का मापन करता है, तो आगे उसकी चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ देखिए कि वोल्ट मीटर जो होता है वो सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं भाई, श्रेणी क्रम में इसको क्यों जोड़ा जाता है, क्या कारण है? तो अमीटर बनाने के लिए अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समस्त धारा उसमें से होकर गुजरे, तभी वो धारा पूरा धारा का मापन कर सकता है। तो इसी कारण से अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि पूरी धारा उसमें से होकर गुजरे, जिससे कि संपूर्ण धारा का मापन किया जा सके। और वोल्ट मीटर इसका उच्च प्रतिरोध होता है, इसको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो धारा का प्रवाह ही नहीं होगा इसमें से होकर, ये उच्च प्रतिरोध का होता है, इसीलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर जिस बिंदु पर इनको जोड़ते हैं उस बिंदु के बीच का ये विभवांतर बता देता है, इसमें जो पाठ्यांक आएगा उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। अब यही कुंजी अगर ऑफ पोजीशन में है तो इसमें जो पाठ्यांक होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगा, तब वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। अब यहाँ आइए अपने टॉपिक पर, यहाँ हम टर्मिनल विभवांतर V और विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध देख रहे हैं। तो संबंध देखिए, मान लीजिए कि कोई सेल है, यहाँ एक वैद्युत सेल दिखाया गया जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में I धारा भेज रहा है, और ये परिपथ पूरा एक प्लग कुंजी से भी जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में एमीटर लगा है, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जब ये बाह्य परिपथ में धारा भेजता है तो उस समय वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है, तो इसका विद्युत वाहक बल E है, और इन दोनों बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच कह दीजिए विभवांतर V है, धारा I लिया गया। तो अब यहां हम देखिए एक संबंध लिख सकते हैं, बैटरी द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है, कुल ऊर्जा कितनी दी जा रही है, मान लीजिए t सेकंड तक इसमें q आवेश का प्रवाह किया जा रहा है, और q आवेश प्रवाहित t सेकंड तक q आवेश का प्रवाह करने से इसमें I धारा की उत्पत्ति हो रही है। तो हम यहां से देखिए क्या कह सकते हैं, चूंकि विद्युत वाहक बल E है तो हम यदि q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में
प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W टोटल कहिए या नेट कहिए, W नेट है। देखिए Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W नेट है, तब सेल का विद्युत वाहक बल क्या लिख सकते हैं? E बराबर W नेट अपॉन Q। E बराबर W नेट अपॉन Q, या यहां से W नेट बराबर अगर निकाले तो W नेट ये बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू। अब मान लीजिए कि Q आवेश T सेकंड तक प्रवाहित करने पर धारा I प्रवाहित हो रही हो। भाई Q आवेश का प्रवाह T सेकंड तक किया जाए और धारा I बने, तो हम Q को क्या लिख सकते हैं? Q को लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। यहां से देखिए, यहां पर हम सीधे लिख दें E बराबर Q की जगह पर हम I इंटू टी लिख सकते हैं, और पीछे हम दिखा दें कि Q बराबर आई टी होता है। ये फार्मूला पढ़ चुके हो, Q बराबर आई टी। तो उसी आधार पर यहां हमने Q की जगह पर आई टी रख दिया। तो यहां देखिए W नेट कितना मिल गया? W नेट इसका मान हो गया E आई टी, E आई इंटू टी। ये हमको मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल दीजिए। अब देखिए, जो ऊर्जा सेल द्वारा दिया जा रहा है वो दो भागों में खर्च हो रही है। कुछ बाह्य कार्य में, यानी बाह्य परिपथ में आवेश प्रवाह में कुछ ऊर्जा खर्च हो रही है, उसको हमने बाह्य कार्य मान लिया, एक्सटर्नल वर्क है। और सेल के भीतर जो धारा प्रवाह या आवेश प्रवाह करने में ऊर्जा खर्च हो रही है, उसको हमने W इंटरनल मान लिया। तो देखिए W एक्सटर्नल कितना खर्च हो रहा है। बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा, इसको हम W एक्सटर्नल अगर लिखें, W एक्सटर्नल, तो ये कितना होगा? बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा। तो बाह्य परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा दी जाती है, अगर एकांक आवेश है तो उसको हम टर्मिनल विभवांतर कह देते हैं, और आवेश Q है तो हम V इंटू क्यू के रूप में लिख सकते हैं। भाई टर्मिनल विभवांतर जितना होता है और आवेश Q का गुणनफल V इंटू क्यू, और Q बराबर आई टी अगर यहां रखें तो W एक्सटर्नल का देखिए सूत्र क्या मिल जाएगा? W एक्सटर्नल बराबर ये हो जाएगा V इंटू आई टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, और यहां भी लिया गया है यही, Q बराबर आई टी यहां भी रखा गया है, ऊपर दिखा चुके हैं। तो इसमें Q की जगह पर जब Q बराबर आई टी रखेंगे तो W एक्सटर्नल मिल जाएगा V आई टी। अब इंटरनल वर्क देखिए, भाई तो बाह्य परिपथ में भी ऊर्जा है, आंतरिक सेल के भीतर कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो हम पहले सेल के भीतर विभव पतन देख लें। भाई सेल के भीतर विभव पतन कितना हो रहा है? यदि सेल के भीतर विभव पतन V डैश है, तो V डैश कितना होगा? भाई सेल के भीतर धारा आई जा रही है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R दिखाया गया। तो यदि सेल के भीतर विभव पतन V डैश, यानी V डैश बराबर I इंटू आर, तब सेल के भीतर कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है? तब ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है? देखिए, यदि सेल के भीतर विभव पतन V डैश बराबर I इंटू आर हो, तब सेल के भीतर व्यय ऊर्जा,
सेल के भीतर व्यय ऊर्जा, इसको हम W इंटरनल लिख सकते हैं। W इंटरनल मतलब सेल के भीतर जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसको W इंटरनल लिखा जा सकता है। और ये कितना हो जाएगा, तो अब की बार विभव पतन V डैश है तो हम यहाँ लिख देंगे V डैश इंटू IT लिख सकते हैं। भाई Q से वही आवेश Q जा रहा है भीतर भी, तो हम यहाँ V डैश इंटू IT लिख सकते हैं। और V डैश का मान कितना है, I इंटू R, तो यहाँ V डैश का मान रख दीजिए। तो V डैश का मान रखेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखिए इधर लिख रहे हैं, हो सकता है इधर ना दिखाई दे रहा हो तो हम इधर दिखा रहे हैं। हाँ, ये W इंटरनल ये बराबर हो जाएगा V डैश का मान I इंटू आर जब रखेंगे तो I दोनों मल्टीप्लाई होके I स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर और साथ में T रहेगा, I स्क्वायर इंटू आर टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, ये थर्ड इक्वेशन मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 समीकरण मिल गए, जिसमें W नेट कितना है EIT और W एक्सटर्नल मतलब बाह्य ऊर्जा कितनी खर्च हुई तो यह है VIT, और एक W इंटरनल मिल गया कि जो सेल के भीतर ऊर्जा व्यय हो रही है वो I स्क्वायर RT है। अब यहां ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगा देंगे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि जितनी ऊर्जा सेल द्वारा दी गई वही ऊर्जा आंतरिक और बाह्य मिला के 2 भागों में खर्च हुई है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनर्जी है इनका योग टोटल एनर्जी के बराबर कर देंगे। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं, W नेट इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां हम थोड़ा मिटा दें, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब इसकी वैल्यूज रख देंगे। देखिए W नेट हमको मालूम है, W नेट कितना है EIT, तो उधर रख देंगे EIT और फिर W एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल आया है VIT प्लस आगे W इंटरनल, तो W इंटरनल आया है I स्क्वायर RT। अब यहां देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में IT कॉमन है, तो यहां से देखिए IT कॉमन ले लीजिए। ये तो E इंटू IT यहां भी दिख रहा है, E इंटू IT, और साथ में इन दोनों में IT कॉमन ले लिया जाए तो यहां मिल जाएगा V और प्लस यहां IR मिलेगा। ये IT यहां भी है, IT यहां भी है, ये पूरा पूरा IT कैंसिल कर सकते हैं। तो एक फार्मूला यहां से हमको मिल गया, E बराबर V प्लस IR, E बराबर V प्लस IR, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर अगर निकालें तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो यह आएगा E माइनस IR, ये आ जाएगा। ये हमको एक फार्मूला मिल गया। और ये किस कंडीशन के लिए है, जब कोई सेल द्वारा बाह्य परिपथ में धारा भेजी जा रही हो। ये क्या बता रहा है, तो समीकरण 1 यही बता रहा है कि अगर धारा का मान या सेल का मान, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर कुछ है तो निश्चित रूप से सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध है, 0 नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में V का मान यानी टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से जो होगा वह छोटा होगा। भाई E में से जब IR घटाएंगे तब V के बराबर होगा, यानी E में से कुछ अमाउंट खर्च हो रहा है, विभव पतन जो हो रहा है E का, कुछ विभव पतन होने से आंतरिक प्रतिरोध के रूप में वहां विभव पतन हो रहा है VR, ये लास्ट वाला जो बताया गया, तो इसके कारण से टर्मिनल विभवांतर घट जाता है। तो जब कोई वैद्युत सेल है बाह्य परिपथ में धारा भेजता है तो उस दौरान उसका टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से कम होता है, छोटा होता है। यह समीकरण वही चीज स्पष्ट कर रहा है, इससे ही स्पष्ट हो रहा है। अब आगे इसका एक और भी रूप है, देखिए और रूपों में इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके भी एक केस भी बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट केस है। यहां फिलहाल देखिए इसके और रूप क्या हो सकते हैं। अब यहां देखिए इसमें अगर I 0 हो, इसमें अगर I 0 हो
आई जीरो मतलब ये कुंजी ऑफ पोजीशन में हो। यदि आई बराबर जीरो, आई बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये कुंजी ऑफ पोजीशन में हो, ये धारा नहीं भेज रहा है, तो आई को जीरो कर देंगे तो क्या आएगा, बी बराबर ई हो जाएगा। तब ये बी और ई बराबर हो जाएगा, बी और ई बराबर होगा। तब वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक आएगा वह विद्युत वाहक बल को बताएगा, तब वो टर्मिनल विभवांतर नहीं बताएगा। एक केस और है, अगर इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए, इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए, तो यहां आंतरिक प्रतिरोध अगर शून्य कर देंगे तब भी V और E बराबर आएगा। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की अगर कोई बैटरी ले ले तो उसका भी टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल ये दोनों बराबर होगा। तो ये खुले परिपथ की बात कर रहा है, खुले परिपथ पर जब हो, भाई परिपथ जब खुला हो कि इसमें विद्युत धारा प्रवाह ना हो रहा हो, कुंजी आप पोजीशन में हो, तो उस समय V और E बराबर होता है। ये चीज यहाँ ये बता रहा है। और अगर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो जाए तब भी यही स्थिति आ जाएगी। यदि R बराबर जीरो हो जाए तब भी V और E बराबर होंगे, V और E ये दोनों तब भी बराबर हो जाएंगे। तो ये दो स्थिति मिल गई। अब देखिए, हमें मालूम है बाह्य परिपथ में जो टर्मिनल विभवांतर V है वो बाह्य प्रतिरोध R में I धारा भेज रहा है, तो V और R और I के बीच संबंध क्या होगा, तो पीछे हम ओम के नियम से पढ़ चुके हैं, V बराबर होता है I इंटू R। इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए, V बराबर होता है I इंटू R। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहां समीकरण 1 से देखिए एक रूप और है इसका। समीकरण 1 से अगर हम यहां से निकालें, मान निकालें किसका, आंतरिक प्रतिरोध का, तो कैसे निकलेगा, तो इसको देखिए पक्षांतर कर दीजिए, इस आई आर को इधर ले आओ और बी को उधर ले जाओ, तो यहां से हमको मिल जाएगा आई आर बराबर ई माइनस बी, आई आर बराबर ई माइनस बी। तो यहां से आर बराबर निकालेंगे तो ई माइनस बी बटा आई हो जाएगा, या आई बराबर निकालेंगे तो ई माइनस बी बटा आर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सूत्र यहाँ आई का इस रूप में भी मिल सकता है, या आर का निकाल लिया जाए, आर बराबर ई माइनस वी अपॉन आई, ये मिल जाएगा। यह आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए अगर हमको टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल मालूम हो, कितनी धारा बह रही है ये मालूम हो, तो इस सूत्र की सहायता से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। या धारा का मान अगर निकालना हो, धारा आई का मान, तब भी निकाल सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में आई की जगह पर, समीकरण 1 में आई की जगह पर कोई वैल्यूज रख दीजिए, देखिए, या समीकरण 2 से सीधा देखिए आई बराबर वी बाई आर इसमें रख दीजिए। समीकरण 2 से आई बराबर वी बटा आर, समीकरण 2 से देखिए आई बराबर अगर निकालें तो वी बटा आर आ जाएगा, और वी बटा आर इसमें उठा के रख दिया जाए और सॉल्व कर लिया जाए, तब यहां से क्या मिलेगा, आई बराबर वी बटा आर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। यहां देखिए b बराबर ई माइनस आई की जगह पर b बटा आर रखना है, और इंटू स्मॉल आर ये दिया हुआ है। पक्षांतर कर लिया जाए, इसको इधर ले आए तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो यहां से क्या मिलेगा, E इक्वल टू आ जाएगा, ये पक्षांतर इधर करेंगे फिर दोनों में v कॉमन हो जाएगा, तो v को यहां से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर, ये हो जाएगा। इसको पक्षांतर किया गया है और फिर v कॉमन लिया गया है, तो ये प्लस में होगा, v कॉमन लेंगे 1 प्लस आर बाई आर हो जाएगा। और यहां से अगर टर्मिनल विभवांतर v का मान निकालें तो टर्मिनल विभवांतर v क्या आएगा, देखिए v बराबर e अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर, ये हो जाएगा। एक फार्मूला ये भी देख सकते हो। यहां से देखिए क्या मालूम चल रहा है कि अगर भाई यहां एक सिचुएशन यहां ये भी हो सकता है, देखिए आर का मान अनंत हो जाए,
अगर r का मान अनंत हो जाए तब भी v और e बराबर होंगे। r का मान अनंत हो जाए तब भी v और e दोनों बराबर होंगे। r क्या है, बाह्य परिपथ की बात हो रही है। तो इस संबंध से ये v और e कब बराबर हो सकते हैं, एक केस यहां से मालूम चल रहा है, ये दो तो यहां से मालूम चला था, और यहां देखिए यदि कैपिटल R बराबर 0, इस संबंध की बात कर रहे हैं हम, इससे यहां निष्कर्ष निकल रहा है इस सूत्र से। तो इस सूत्र में अगर हम कैपिटल R बराबर 0 रख दें तो R बटा 0 क्या आएगा, अनंत आएगा। R बटा 0 नहीं, हाँ R बटा 0 हो जाएगा अनंत, और अनंत में 1 जोड़ेंगे तो ये भी अनंत आएगा, और E बटा अनंत करेंगे तो V बराबर 0 आने लगेगा, तो V बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ b बराबर 0 केस नहीं पढ़ना है हमको, अनंत वाला देखना है कि अगर r बराबर अनंत हो जाए, इसको अगर अनंत रख देंगे तो 1 बटा अनंत 0 होता है, अनंत का भी उत्क्रम 0, यानी r बटा अनंत अगर कर दे तो ये 0 होगा, और 1 प्लस 0 1 आएगा, और ये v बराबर होगा। तो यहाँ देखिए केस ये मिल जाएगा कि यदि कैपिटल R अनंत हो जाए तब भी v और e बराबर होंगे। एक केस ये भी है v और e बराबर होने का, यानी 3 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल एक दूसरे के ठीक बराबर होता है। तो V बराबर E ये 3 स्थितियों में होता है। एक तो धारा अगर ना बह रही हो, और दूसरा अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तब V और E बराबर होंगे, और तीसरा अगर बाह्य प्रतिरोध अनंत हो जाए, बहुत उच्च प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध कार्य करे, तो वहां भी V और E बराबर होंगे। ये 3 स्थिति हो गई। अब एक सूत्र और इसमें हमें प्राप्त करना है, आइए देखते हैं। हम इस समीकरण में ये I बराबर V बटा R रख देंगे। इस समीकरण को भी कोई नाम दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए, पीछे 2 हो चुका है, इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। तो देखिए हम I की जगह पर समीकरण 3 में I बराबर V बटा R रखने पर, V बटा R रखने पर रख दीजिए, तो स्मॉल r बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, E माइनस V अपॉन V अपॉन R, ये हो जाएगा। R को पलट के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां आ जाएगा E माइनस V अपॉन V। इस V को अलग अलग कर दिया जाए, R बराबर आ जाएगा कैपिटल R E बाई V, माइनस यहाँ v बटा v करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक संबंध ये मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट संबंध में आता है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये E और V के पदों में है। अगर हमको विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर बाह्य प्रतिरोध मालूम हो तो डायरेक्ट आंतरिक प्रतिरोध का इस सूत्र से मापन कर सकते हैं, या इसकी जरूरत आगे हमें पड़ेगी, तो इस रूप को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमें अलग अलग विभिन्न रूप में सूत्र प्राप्त हुआ। ये आंतरिक प्रतिरोध का एक सूत्र यहां से मिला, आंतरिक प्रतिरोध का एक सूत्र यहां से मिला। हम धारा का अगर सूत्र निकालना चाहें तो धारा का भी सूत्र निकाल सकते हैं, विद्युत धारा का भी सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से कर दिया जाए, या बाह्य प्रतिरोध के पदों में कर दिया जाए, यहीं से कर दिया जाए, धारा का अगर मान निकालना हो तो यहां से देखिए क्या आएगा, विद्युत धारा का मान समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से निकालिए I बराबर, ये हो जाएगा E माइनस V बटा स्मॉल r, ये लिख सकते हैं E माइनस V बटा स्मॉल r। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, या इसको V की जगह पर हमें क्या लिखना था, V बराबर IR लिखना था, तो वहां से निकाला जाए तो और अच्छा होगा। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, देखिए समीकरण 3 जो लिया गया था, उस समीकरण 3 से अगर हम I इंटू आर करेंगे तो ये E माइनस V के बराबर होगा, और V की जगह पर हम रख सकते हैं IR, V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, I इंटू कैपिटल R, तो ये हो जाएगा E माइनस I इंटू कैपिटल R। अब इस IR को इधर पक्षांतर करके I कॉमन ले लिया जाए, तो इसको इधर लाएंगे और I कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर इधर E बचेगा। अब यहां से I का यह रूप दिखा सकते हैं, E बटा
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये भी फार्मूला ध्यान रखने योग्य है। परिपथ में धारा निकालनी है तो ई क्या है, सेल द्वारा दी जाने वाली कुल ऊर्जा। तो सेल द्वारा दी जाने वाली कुल ऊर्जा और सेल का कुल प्रतिरोध, भाई आंतरिक प्लस बाह्य दोनों प्रतिरोधों का योग हुआ है। तो सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा और सेल का कुल प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वही वैद्युत धारा आई के बराबर होता है। एक सूत्र ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जितने भी सूत्र दिखाए गए यह उस स्थिति के लिए, उस अवस्था के लिए है जब सेल बाह्य परिपथ में धारा भेज रहा हो। अब मान लीजिए कंडीशन उलट दिया जाए, इस सेल को हमें आवेशित करना है। भाई इस समय ये धारा दे रहा है तो ये निरावेशित हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये डिस्चार्ज वाला केस है। आवेशन के केस में क्या होता है, तो आवेशन के केस में ठीक उल्टा होता है। भाई आवेशन की अवस्था जो ली जाती है उसमें अब हम ठीक उल्टा देखेंगे। अब इसी में मान लीजिए सेल को आवेशित किया जा रहा है किसी बाह्य स्रोत द्वारा। देखिए क्या स्थिति आएगी, हमने सेल को आवेशन की अवस्था ले ली, सेल की एक सेल है और इसको किसी बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित किया जा रहा है। एक वैद्युत स्रोत लिया गया, लेकिन एक यहां कंडीशन है कि इसके विद्युत वाहक बल से ज्यादा इसका टर्मिनल विभवांतर होना चाहिए। मतलब जो स्रोत यूज कर रहे हैं वो स्रोत का विद्युत वाहक बल इस विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, तभी ये इसको चार्ज कर पाएगा। भाई कम होगा तो खुद इससे चार्ज होने लगेगा। तो एक वैद्युत स्रोत से हमने जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल इस सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है। तो जब अधिक विद्युत वाहक बल वाले स्रोत से जोड़ देंगे तो निश्चित ही अब धारा का प्रवाह ये उल्टा होने लगेगा, यानी अब इस सेल के भीतर धारा का प्रवाह होगा इस तरीके से। अब धारा की दिशा उलट जाएगी। अब धारा देखिए धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर सेल के भीतर प्रवाहित होना शुरू होगा। सेल के भीतर धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर और सेल के बाहर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, इस तरीके से। तो ऐसे स्थिति में धारा की दिशा उत्क्रमित हो गई। तो पहले धारा, भाई जब ये धारा दे रहा था, जब यह निरावेशित हो रहा था तो उस समय धारा की दिशा ये थी और आवेशन की अवस्था में धारा विपरीत दिशा में हो गई। तो जो समीकरण नंबर 1 में सूत्र मिला है उसमें आई की जगह पर अगर माइनस आई रख दिया जाए तो आवेशन की स्थिति वाला सूत्र हमको मिल जाएगा। देखिए यदि सेल को आवेशित किया जा रहा हो तब इस सेल को आवेशित किया जा रहा है, ये आवेशन की अवस्था की बात की गई, आवेशन की अवस्था में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस ये भी है, आवेशन की अवस्था। यदि सेल को आवेशित किया जा रहा हो तब क्या होगा, उस समय भाई ये स्रोत का, इस स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्यादा है तो इससे हमने सेल के टर्मिनल को जोड़ा है, तो इसका टर्मिनल विभवांतर जो होगा अब स्रोत के कारण उत्पन्न होगा। भाई पहले था ये धारा जब दे रहा था तब इस सेल के कारण टर्मिनल विभवांतर आया था, तो सेल में कुछ विभव पतन हुआ था इसलिए टर्मिनल विभवांतर कम हुआ था। अब क्या है, बाह्य स्रोत से जोड़ा गया और बाह्य स्रोत जो है उच्च विद्युत वाहक बल का है, तो निश्चित ही यह अब टर्मिनल विभवांतर इसके अधीन होगा। इस सेल का जो प्लेटों का टर्मिनल विभवांतर है अब इस वैद्युत स्रोत के अधीन होगा। ये धारा उधर भेज रहा है तो उच्च वोल्टेज, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है, तो निश्चित ही यहां टर्मिनल विभवांतर अब ज्यादा होगा सेल के विद्युत वाहक बल से। तो यहां देखिए यदि सेल को आवेशित किया जा रहा हो तब सेल का टर्मिनल विभवांतर, तब सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होगा।
और इसके लिए अगर समीकरण लिखा जाए तो इसके लिए देखिए धारा की दिशा माइनस हो रही है, तो वहां जो सूत्र लिखा गया था उस सूत्र के अनुसार यहां देखिए बदल जाएगा इस स्थिति में, या आवेशन की अवस्था में हम फार्मूला V बराबर E और माइनस आई आर की जगह पर प्लस आई आर रखेंगे। ये माइनस आई आर की जगह पर प्लस आई आर रखेंगे, क्योंकि धारा की दिशा उत्क्रमित हुई है। तो धारा की दिशा जब उत्क्रमित होती है तो आई की जगह पर माइनस आई जब रखेंगे तो माइनस माइनस का गुणनफल प्लस हो जाएगा, V बराबर E प्लस आई आर। ये क्या दिखा रहा है कि विद्युत वाहक बल में आई आर का जो विभव पतन सेल के भीतर हो रहा है उसको जोड़ने पर टर्मिनल विभवांतर मिल रहा है। तो जितना पहले कम था टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से, उतना अब अधिक हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर। तो यह सूत्र क्या बताता है कि V का मान E के मान से बड़ा होगा। यह सूत्र यह बताता है कि आवेशन की अवस्था में टर्मिनल विभवांतर भी सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और आगे अब हम सेलों के संयोजन का अध्ययन करेंगे। सेलों का संयोजन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से, भाई सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। तो बैटरी का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से बैटरी बनती है, विभिन्न बैटरियों के हम निर्माण की बात करेंगे इसमें, कि समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, मिश्रित क्रम में कैसे जोड़ते हैं, क्या कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध बताया जाएगा। यानी वो भी टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से भी और बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से भी। तो आज के लिए इतना ही, और शेष अब हम अगले दिन नए लेक्चर में फिर लेकर आएंगे नई नई चीजें। धन्यवाद।